वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एहसान राशन प्रोग्राम के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म को एहसास राशन प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग। हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। ज़रूरी अशिया पर कमज़ोर तबके को सब्सिडी दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब घराने इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें। वज़ीर आज़म की मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत। इलेक्शन कमीशन का ईवीएम और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग के उमूर पर टेक्निकल कमेटियां बनाने का फैसला इंतहाई अहसन है। पार्लियामान के फैसले तमाम इदारों के लिए मुकद्दम है। इंतखाबात में चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और मेंबरान का किरदार इंतहाई अहम है। हुकूमत इन मामलात पर इलेक्शन कमीशन से हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। मुआशरा जिम्मेदारियों का एहसास करे, पुलिस पर बिला जवाज तनकीद ना की जाए। पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। हमारी कोशिश है कि इस्लामाबाद पुलिस की तादाद में इजाफा किया जाए। बेहतर सलाहियतों से ही मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का तकरीब से खिताब। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ की मॉस्को में रूस की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रोशेव से मुलाकात। पाक रूस ताल्लुकात, इलाकाई और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में देर पाम के क़याम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को खास क्रेडिट देना चाहता हूँ, जिनकी खसूसी मेहनत के बायस पेशावर बीआरटी को आलमी सतह पर बेहतरीन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। पेशावर बीआरटी ने एक जदीद निज़ाम के जरिए लोगों की आमदरफ्त के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब का ट्वीट। तालिबान अफवाज और ईरान की सरहदी फौज में सूबे निमरूज में झड़पें कई घंटे जारी रही। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान और तालिबान के दरमियान सरहदी तनाज़े पर मुज़ाकरात जारी। आज दुनिया भर में गुलामी के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। मकसद इंसानी स्मगलिंग, बच्चियों की जबरी शादी, चाइल्ड लेबर और जिनसी इस्तेहसाल जैसे संगीन जराइम का खात्मा और नस्ली ग्रुपों, अक़लियतों, तारिकीन वतन, नादरा ख़वातीन के साथ नारवा सलूक के खिलाफ इजहार हमदर्दी करना है। दुनिया भर में 4 करोड़ से ज़ायद लोग आज के दौर में भी गुलामी का शिकार। भारत में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन मनसूख करने के बिल की मंजूरी। किसानों का अब भी दारुल हुकूमत दिल्ली की सरहदों पर धरना जारी। मज़ीद मुतालिबात पूरे होने तक किसान तहरीक जारी रहेगी। भारतीय किसान सभा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 8 अफराद जान की बासी हार गए। 24 घंटे के दौरान 377 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.85% रही। तेजी से फैलने वाले कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सऊदी अरब और अमेरिका में भी दस्तक दे दी। ओमिक्रॉन के एक मरीज की सऊदी अरब में तशखीस। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन वायरस का पहला केस लॉस एंजल्स में सामने आया। उम्र रसीदा अफराद इस वक्त सफर करने से गुरेज करें। आलमी इदारे सेहत। यूएन मिशन में खिदमात की अंजामदही के दौरान हवालदार मोहम्मद शफीक शहीद हो गए। हवालदार शफीक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में खिदमात के दौरान शहीद हुए। उनकी नमाज जनाजा मियाँ चन्नू में अदा कर दी गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। ISPR। बर्ग हॉल। मुत्तहिदा अरब अमारात आज अपना 50वां कौमी दिन मना रहा है। कौमी दिन के हवाले से दुबई में बड़ी तकरीब का एहतमाम। फनकारों ने जबरदस्त फन का मुजाहरा करके हाजरीन के दिल जीत लिए। कौमी दिन के मौके पर दुबई एक्सपो में तमाम लोगों का दाखिला मुफ्त कर दिया गया। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली दुबई एक्सपो 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। एक्सपो में पाकिस्तानी पेविलियन को भी खूब पजीराई मिल रही है।
यूरोपी यूनियन का तरक्की पजीर ममालिक में चीन के शुरू करदा रोड एंड बेल्ट मंसूबे के मुकाबले 300 बिलियन यूरो मालियत के इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी प्रोग्राम का ऐलान। मंसूबा दुनिया भर में यूरोपी यूनियन के स्ट्रेटेजिक मफादात के हुसूल में किरदार अदा करेगा। यूरोपी यूनियन कमीशन की सरबरा उर्सुला वॉन डर लेयन की ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज दूसरे मैच के लिए कौमी स्क्वाड ढाका में मौजूद। क्रिकेटर्स का ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन जारी। कप्तान बाबर आजम, अजहर अली, फवाद आलम, सऊद शकील और कामरान गुलाम की ऑप्शनल सेशन में शिरकत। बाकी खिलाड़ी जिम और पूल सेशन में शरीक। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आखिरी मैच 4 दिसंबर से शेर बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नॉर्वे के कैरस्टन वारहोलम और जमैका के अलाइन थॉम्पसन हेरा के साल बेहतरीन एथलीट करार। वारहोलम ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 400 मीटर रुकावटों की दौड़ में 29 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। थॉम्पसन हेरा ने लगातार दूसरी मर्तबा ओलंपिक्स 100 और 200 मीटर दौड़ में इतलाई तमगे जीते। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए तमाम मुमकिन इकदामात कर रही है। इस्लामाबाद में एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत को महंगाई की वजह से अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है। ज़रूरी अशिया पर कमज़ोर तबके को सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म को बताया गया कि एहसास राशन प्रोग्राम के तहत आटा, घी और दालों पर हर माह 1000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि 50,000 माहाना आमदन से कम 2 करोड़ घरानों को यह सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्क भर में प्रोग्राम का इजरा 15 दिसंबर से किया जाएगा। किराना स्टोर्स के इस सिलसिले में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है और अब तक 15,000 किराना स्टोर्स रजिस्टर किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब घराने इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सके। उन्होंने हिदायत की कि ज़िलाई हुकूमतों के हुकाम को इस अमल पर शामिल किया जाएगा ताकि इस हवाले से किराना स्टोर्स और प्रोग्राम से इस्तिफादा करने वाले घरानों को आगाही दी जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है। इजलास में एहसास, किसान और सेहत इंसाफ कार्ड पर कोर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग और रिपोर्ट पेश करेंगे। कोर कमेटी के इजलास में प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 पर भी गुफ्तगू होगी। ये बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा था। सदर ममलकत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस कानून को तारीख़ी इक़दाम करार देते हुए कहा है कि सहाफ़ियों के हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर सब मुत्तफ़िक़ हैं और उसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तफसील जानते हैं रियाज बरकी से। मीडिया को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है, मगर पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद साल से इस पेशे से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का सामना है। मौजूदा हुकूमत ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की मुश्किलात दूर करने के लिए अमली इकदामात किए, जिनमें जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट एक अहम संग मील है। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद मीडिया मालिकान अपने वर्कर्स को लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस समेत दीगर हुकूक फराहम करने के कानूनी तौर पर पाबंद हो गए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसे तारीखी इकदाम करार देते हुए कहा कि इस कानून के बाद सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। जर्नलिस्ट के राइट्स के हवाले से सब यकसा हैं, सबकी सोच यकसा है। कल्चर के अंदर ये टॉलरेंस की कैफियत ख़ास तौर पर मीडिया वालों के साथ ज़रूर होनी चाहिए कि ये तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है, ये तो सिर्फ वाक़यात को देख रहा है, ये तो सिर्फ लोगों को बता रहा है। मगर होता यह है कि लोग अपनी कमज़ोरियों का भी इजहार पब्लिक में होने नहीं देना चाहते, तो लिहाजा प्रेशर में
मेरा भाई जर्नलिस्ट हमेशा रहा। वजीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहली मर्तबा पाकिस्तान में सहाफ़ियों को वो हुकूक फराहम किए गए हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्कों के सहाफ़ियों को हासिल हैं। इसमें तमाम सहाफ़ी ग्रुप्स हैं, उनकी कंसल्टेशन जो है वो इसमें शामिल हुई। हमारा फ़र्ज़ है वर्किंग जर्नलिस्ट के पीछे खड़े होना, और हम इंशाल्लाह वर्किंग जर्नलिस्ट के पीछे ही खड़े होंगे। हमारी एक्चुअली आज़ादियाँ कई लिहाज से फर्स्ट वर्ल्ड से भी आगे हैं। इंसान Members of the faculty, distinguished guests, dear हालियंस, वालदैन, बड़े खुश वालदैन और बच्चों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ऐसे इदारों में आकर खुशी मुझे बड़ी होती है और आप सबको अपने स्कूल का ज़माना भी याद आता होगा, और अगर मैं दोबारा कहीं दाखिला लेता तो बर्न्स हॉल में ज़रूर लेता, यही पर। हमेशा इस बात का शौक़ रहता था और है कि खेल कूद भी साथ साथ चले, और आजकल ज़मीन की इतनी कीमत हो गई कि बहुत सारे स्कूल इस तरह से बन जाते हैं कि जहाँ खेलने का और फिज़िकल एक्टिविटी का मौका कम मिलता है। तो लिहाजा मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर बच्चे की तालीम के साथ साथ उसको जिस्मानी एतबार से मजबूत रहना, उसके खेल कूद के मौक़े हासिल होना उसको बेइंतहा ज़रूरी है। और फिर ये जैसे जैसे बच्चे हमारे और आपके जैसे बड़े होते हैं तो वो बहुत सारे माशरे की मुश्किलात से और अयूब के से हट कर वो अगर खेल कूद के मौक़े हों तो उसके अंदर उनका जहन लगा रहता है। बहुत सारी चीज़ें खेल सिखाता भी है, ये भी सिखाता है कि किस तरह से हारा जाए, किस तरह से जीत की हो, क्या उसूल हो सकते हैं और किस अंदाज से अपना डिसिप्लिन और तालीम को साथ एक बैलेंस के साथ इंसान लेकर चल सके। कभी कभार ये बैलेंस हम ज़िंदगियों में खो देते हैं, और जब सारी चीज़ें साथ, सारी गाड़ियाँ अपनी ज़िंदगी की साथ चलाने लगें तब वो बैलेंस आ जाता है। तो यहाँ पर आते हुए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इतना ये स्कूल बर्न्स हॉल, मैंने हमेशा इसका चर्चा सुना है, इसकी शोहरत सुनी, पहली मरतबा आज आया हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों की कदर करता हूँ, अब मैं समझता हूँ कि मेरी किरदार साजी की उसके अंदर माँ बाप के साथ साथ मेरे असातिज़ा हैं। और मैं कल मैंने एक कानून पर दस्तखत किए जिसके अंदर कॉर्पोरल पनिशमेंट बंद कर दिया गया, और मैं वो खुशकिस्मत बच्चा था जिसने अपने उस्तादों से मार भी खाई, और मैं समझता हूँ मेरे किरदार में उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। मगर जैसे ज़माना बदलता है, ज़माने की कदरें बदलती हैं, ज़माने की चीज़ें बदलती हैं, तो ये भी बदला और बदलना चाहिए था। उस्ताद एक बड़ी नेमत होती है, जितनी मोहब्बत के साथ वो रास्ते दिखाता है। और अब ज़माना और भी बदल रहा है, और यहाँ ख़वातीन व हज़रात आप लोग मौजूद हैं। ज़माना इस तरह से बदल रहा है कि सिर्फ़ इल्म हासिल करना अब पहले से ज़्यादा आसान हो गया। उस्तादों की इज़्ज़त सारी तारीख़ में बहुत रही। लोग उस्तादों के पास बैठकर ज़िंदगियाँ गुजार देते थे इल्म हासिल करने के लिए। किताबें, हाथ की लिखी हुई किताबें होती थीं, सिर्फ़ उस्ताद के पास होती थीं, कोई लाइब्रेरीज़ ऐसी नहीं होती थी, या दूर दूर कोसों दूर सैकड़ों मील दूर जाकर कोई लाइब्रेरी मिलती भी थी। तो उस्ताद की इज़्ज़त माँ बाप के बाद सबसे बड़ी इज़्ज़त थी। ज़ख़ीरा इल्म था, लिखता था, उसी के पास तरबियत भी होती थी। और सारी तारीख़ में आपको पता चलेगा कि किन लोगों ने, जिन्होंने इस्लामी तारीख़ भी लिखी या इल्म हदीस का इल्म फैलाया, पहुँचाया, उन लोगों को भी आप देखेंगे कि किस तरह से उस्तादों के साथ रहे। मगर अब इल्म जो है वो इल्म मौजूद है, मगर किताब उसका जो होल्डर था ना, जैसे कोई डिब्बा होता है जिसके अंदर चीज़ें होती हैं,
تو کتاب الفاظ اور وہ لکھائی کتاب کے اندر موجود تھی. اب زمانہ آ رہا ہے کہ یہ دنیا الیکٹرانک دنیا میں تبدیل ہو رہی ہے اور وہ بدلتا ہوا زمانہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ورقی کتاب کی کیفیت جو ہے یہ اب ختم ہونے کا امکان ہے، کم ہو گئی ہے. اخبار آپ پڑھتے تھے، بہت سارے لوگ، میں بھی پڑھتا ہوں، ابھی بھی پڑھتا ہوں، مگر میری اولاد اخبار سے زیادہ اس کو خبروں کا علم ہو جاتا ہے الیکٹرانک گیجٹس کے ساتھ، اپنے ٹیلی فون سے، اپنے کمپیوٹر سے. اور اخبار دنیا کے اندر بڑی مشکل میں ہیں، نہ ان کو اشتہار اتنے ملتے ہیں اور وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں. تو اسی طرح سے کتاب کے اندر بھی وہی کیفیت آئے گی کہ علم موجود رہے گا، اس کی پیکیجنگ بدل جائے گی اور الیکٹرانک ہو جائے گی. اور اسکولوں کے اندر بھی یہ برک اینڈ مارٹر والا جو اسکول ہے اس کے اوپر بھی بڑا پریشر آئے گا، کیونکہ علم اگر جب ہوا میں ہے اور گھر تک پہنچ جائے گا تو پھر یہ برک اینڈ مارٹر والی فیکٹری جو ہے ماشاءاللہ جس سے ہم اور آپ سب گزرے اور ابھی گزر رہے ہیں، شاید اس کے اوپر بھی پریشر پڑے اور اس بات کا موقع آئے کہ گھر میں بیٹھ کر علم حاصل کریں. بیماری نے تو یہ پکا کر دیا، کووڈ نے اس بات کو بڑا پکا کیا. دنیا بھر کے اندر اسکولوں کے حوالے سے بچے گھروں میں پڑھتے رہے اور کام کے اعتبار سے لوگ دفتر جانے کے بجائے گھر میں کام کرتے رہے. اور اب مغرب کے اندر یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ دفتر کے ماحول کے اندر گھر کے ماحول کا کچھ بڑا حصہ 20-30% گھر کے ماحول کے اندر کام کرنے کا موقع لوگوں کو دیا جائے. شاید دنیا بدل رہی ہے اس معنی کر کے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں قرآن کی جس آیت کی تلاوت ہوئی وہ ایک دعا ہے جو میں ہر نماز کے ساتھ پڑھتا ہوں، بلکہ 2 دعائیں اپنے والدین کے لیے پڑھتا ہوں ہر نماز میں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کے ساتھ رب ارحمہ کما ربیانی صغیرہ، اور رب اغفر لی ورحمنی ورفعنی وہدینی ورزقنی. اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میرے ماں باپ حیات نہیں ہیں تو بڑا ضروری ہے، مجھے یاد آتے ہیں ہمیشہ. تو یہ ماں باپ کی قدر اولاد کہاں سیکھتی ہے؟ گھر میں سیکھتی ہے. 2 جگہیں تربیت کی بڑی بنیادی، ایک گھر اور ایک اسکول. اچھا، پہلے جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو اس بات کی لمیٹیشن تھی کہ باہر کا انفلوئنس گھر میں مشکل سے آتا تھا اور ٹیلی ویژن کے ذریعے آتا تھا، اور ٹیلی ویژن کی 1-2 چینلز تھیں، 10-12 تھیں، اب ہزاروں ہیں. تو اب زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان اور مسلمان، پاکستانی اور مسلمان اور سب، بلکہ ہر مذہب کے لیے پاکستان ہے، مگر میں میجارٹی پر توجہ دے کر میں کہتا ہوں کہ تربیت، بچوں کی تربیت بہت بڑا حصہ ہے. ملکوں کی ترقی کے اندر بھی بہت بڑا حصہ ہے، آپ کے سکون کے لیے بھی بہت بڑا حصہ ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں لوگ باہر جاتے ہیں اور پھر پاکستان کے لیے بے چین ہوتے ہیں، وہ اس لیے بے چین ہوتے ہیں، مذہب تو آدمی کہیں بھی چلا سکتا ہے. مذہب کے لیے تو لوگوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت دی کہ جاؤ باہر مذہب پھیلاؤ، مگر یہ کلچر ہے جو انسان مس کرتا ہے. کلچر کیسا کلچر ہے؟ کیا کلچر؟ کلچر یہ ہے کہ ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں. کلچر یہ ہے کہ ہم اخلاق کے ساتھ، رکھ رکھاؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں. کلچر یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، گھر کے باہر بھی خیال کرتے ہیں. سیلفش دنیا بنتی چلی جا رہی ہے جس میں سب سے اہم بن گیا. میرا اور آپ کا کلچر یہ نہیں ہے. میرا آپ کا کلچر ہمدردی ہے، ماحول کی طرف نظر ہے، غربت ہے تو اس کی فکر ہے. یہ ہے پاکستان کا کلچر، اور یہ اتنا مضبوط ہے میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کہ جس کا ہمیں احساس نہیں، کیونکہ یہ ماحول ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے جس کے اندر ہم اپنی برائیاں زیادہ سوچتے ہیں. بڑا بہترین کلچر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ خیرات کے اعتبار سے میں واقف ہوں کہ دنیا میں جس جذبے کے ساتھ پاکستان میں خیرات ہوتی ہے کہیں نہیں دیکھی میں نے. اگر زلزلہ آیا پاکستان میں تو ٹریفک جیم ہو گئے، لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں سامان رکھ کر زلزلے کی طرف گئے. 10-10 گھنٹے، 20-20 گھنٹے کے ٹریفک جیم ہو گئے. یہ جذبہ
पाकिस्तानियों के अंदर बेइंतहा अहम है। ये है आपका कल्चर, और ये बच्चे और सब एक दूसरे को हम सिखाते यही हैं कि एक दूसरे का ख्याल करो। कितना बड़ा कल्चर। आज मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक ख़बर पढ़ी तस्वीरों के साथ, और काबीना के जो लोग हैं और प्राइम मिनिस्टर, उन सबको मैंने भेजी। और वो तस्वीर क्या थी, आज ये तस्वीर थी, मैं आपके पास आते हुए ही मैंने उसकी तस्वीर खींची चंद घंटे पहले। वो तस्वीर ये थी कि महाजरीन जो यूरोप की तरफ जाते हैं उनको किश्तियों में उतरने नहीं दिया जाता। छोटी ऐसी किश्तियाँ जो आसानी से डूब जाएं, उनको वापस बहरिया रूम के अंदर डाल दिया जाता है। ये वो मगरिब है जो जिसके कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्कूल से हमको सीखना चाहिए, जो हमें ह्यूमैनिटी सिखाने की कोशिश में रहता है, हमारे ऊपर बंदिशें लगाता है कि ह्यूमैनिटी ये है, तुम इसका ख्याल करो, तुम उसका ख्याल करो। दुनिया के अंदर एक झंडा लेकर चला हुआ है, मगर अंदर से क्या कैफियत है? अंदर से ये है कि जो महाजरीन, जो जुल्म और ज़्यादती सुपर पावर्स ने दुनिया भर के अंदर की, उससे परेशान होकर, अपनी मईशत तबाह होते देखकर, अपने बच्चों को किश्तियों में बिठाकर जब ले जाते हैं तो उनको धक्का देकर वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। और मेरा कल्चर क्या है कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर हालात ख़राब हुए तो 40 लाख लोगों को पाकिस्तान ने 40 साल तक पनाह दी। यह है कल्चर, यह है जज्बे हमदर्दी, यह है एक दूसरे का ख्याल करना। तो आप याद रखें और जहन में रखें कि आप मजबूत लोग हैं। दुनिया जो मर्जी आए कहे, टेलीविज़न रोज़ाना आपको जो मर्जी आए कहे, आप ये बात अपने दिलों से उसमें पुख्ता करें। अपने बच्चों को यही हम सिखाते हैं, अपने ऊपर अमल करके और अमल दिखाकर। और जब यहाँ महाजरीन थे तो मुझे कोई ख़बर याद नहीं कि किसी सियासी लीडर ने, किसी मजहबी लीडर ने, किसी शख्स ने मईशत से परेशान होकर भी ये कहा हो कि इनको वापस भेजो। मुझे ख़बर भी याद नहीं। और लोग डुबा देते हैं, धक्का देते हैं। वो शाम के बच्चे की आपको तस्वीर याद होगी, बच्चे मरते हैं समंदर के अंदर। ये जो ह्यूमैनिटी मगरिब के रंग से आती है, इसकी जड़ें नहीं हैं। और मेरी और आपकी हमदर्दी की जड़ें 1400-1500 साल पुरानी हैं। मैं एक और चीज़ का यहाँ जिक्र करना चाहता था जो यहाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, वो ये कि कायदे आज़म ने जो 3 अल्फाज कहे बड़े अहम, जिसको हम अल्फाज की बुनियाद पर तो हमें याद भी रहते हैं, मगर यहाँ भी नज़र आया कि एक तो डिसिप्लिन हो, और ये फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज भी एक डिसिप्लिन सिखाती हैं। इसी वजह से ऐसे स्कूल जहाँ पर फ़िज़िकल ट्रेनिंग का भी इम्कान हो, वो बड़े अच्छे कि डिसिप्लिन सिखाती हैं। कैसे चलो आपस में, बग़ैर डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता। हर ज़िंदगी में डिसिप्लिन, हर चीज़ के अंदर डिसिप्लिन आता है। आदमी अपना घर चलाता है तो डिसिप्लिन लाता है, आदमी अपना कारोबार करता है तो डिसिप्लिन लाता है। फ़ौज जिस अंदाज से पाकिस्तान की हिफाजत करती है वो डिसिप्लिन के ज़रिए करती है। बड़ी बुनियादी चीज़ है। हर जगह ये दिखाते हैं कि डिसिप्लिन क्या है। तो लिहाजा एक डिसिप्लिन सबसे अहम चीज़ है। और ईमान की बुनियाद पर तो मैं और आप ज़िंदा है। हमारा ईमान अपने मज़हब पर, अपने खुदा पर, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और उससे ज़्यादा एक और उसके साथ साथ, बल्कि उससे कम नहीं, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, उससे कम ईमान हमें अपने पाकिस्तान के ऊपर कि ये हमेशा रहने वाला वतन है, मेरा मजबूत वतन है। और इस बात का ईमान कि इसको मैंने मजबूत तर बनाना है, और इस बात का ईमान कि मैं और आप ज़िंदगी में इसको बड़ा मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। यह है ईमान। ये बुनियाद बनेगी मेरे बच्चों की, जो आज यहाँ पर नज़र आए अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में और फिज़िकल परफॉर्मेंस में। और उसके बाद तीसरी चीज़ बड़ी अहम है जिसका फुक़दान नज़र आता है पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ कौमें, मैं हर जगह इस बात का जिक्र करता हूँ कि कौमें नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं बनती। आपने मगरिब मशरिक़ वस्ता के अंदर तेल देखा, मगर कौमें बनते नहीं देखी। आसाइशें देखी, आराम देखा, सड़कें देखी, सब कुछ देखा, मगर कौम बनते नहीं देखी। कौम बनती है जहनों में,
قوم بنتی ہے اپنی تاریخ کے ساتھ. اور قوم اگر فزیکلی تباہ بھی ہو جائے جاپان اور جرمنی کی طرح تو چند سالوں میں واپس آ جاتی ہے، کیونکہ بنانے والے، تعمیر کرنے والے، اس کے معمار جو ہیں وہ اذہان ہیں اور وہ قوم ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جب اپنائی جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک یونٹی کی کیفیت جو ہے، قائد اعظم کا تیسرا لفظ جو قوم کو دے کر گئے، اتحاد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ڈسپلن ضروری، مگر اتحاد کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. یہ یقین اور ایمان مجھے ہو کہ پاکستان ترقی کرے گا اور چند لوگوں میں ہو اور یونائٹڈ ایفرٹ نہ ہو اور ہر ایک دوسرے کی ٹانگ نیچے گھسیٹ رہا ہو تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ پاکستان ترقی کرے گا، امکانات ہر جگہ موجود ہیں، آثار موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا احسان آپ کے پاس سے بھی گزر کر گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کووڈ میں اللہ نے آپ کی مدد کی، جبکہ ہندوستان آپ کے پڑوس میں اور تباہی آپ نے وہاں دیکھی. بڑا آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہے. آپ کا ڈسپلن رہا، آپ نے ایس او پیز کو فالو کیا، اپنی مسجدیں کھولیں، اس کی بارگاہ میں لگے رہے، عبادت کرتے رہے اور اپنے لوگوں کا خیال کیا. یہ وہ 3-4 عناصر ہیں، اور ڈسپلن کے ساتھ کیا. یہ 3-4 عناصر ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے دیکھ لیا کہ پڑھے لکھے لوگوں نے تو ہڑتالیں کی، پروٹیسٹ کیے، باہر نکل. ابھی آج تک چل رہا ہے کہ جی ہم کووڈ کے اصول نہیں مانیں گے، ہم کووڈ کی جو لیمیٹیشنز ہیں ان کو نہیں مانیں گے. اور یہ ان پڑھ قوم اور یہ غریب قوم جو اب بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس کے لوگوں نے ایک ڈسپلن دکھایا اور اللہ کا آپ کے اوپر کرم ہوا. تو یہ یونٹی ہے، یہ سب یونٹی ہے. تو یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. بچوں جو آپ یہاں پہ موجود ہوں جن کی خاطر ہم آج یہاں آئے ہیں، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. پاکستان پر ایمان رکھو، اپنی طاقتوں پر اور اپنی صلاحیتوں پر ایمان رکھو، اور یہ یقین ہے مجھے کہ میں اور آپ پاکستان کو اپنی زندگی میں دنیا کے بہترین ممالک میں انشاءاللہ دیکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف الوی آرمی برنس ہال کالج میں یوم والدین کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو کھیل کود کے مواقع دینا بے حد ضروری ہے. انسان میں یہ بیلنس پیدا کرتا ہے، ڈسپلن پیدا کرتا ہے. بچے کی کردار سازی میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا بھی بہت اہم کردار ہے. دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ چکا ہے. اور ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ملک بھر کی صحافتی تنظیموں نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے قانون کو خوشائند قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا. پروونشل یوجیز کے ریپرزینٹیٹیو ہوں گے، چاروں پروونشل پریس کلب کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے، پی آر اے کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا اس کے اندر، این پی سی کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا اس کے اندر، بار کونسل اس کے اندر ہوگی. تو پبلک پارٹیسپیشن اگر کمیشن کے اندر ہوگی تو انویسٹیگیشن جو ہے بہتر طریقے سے ہو سکے. حکومت کے اس اقدام کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حکومت ان سے خواہش بھی یہ کرتے ہیں، ان سے ہماری ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ آئندہ بھی ایسے اقدامات کرتے رہیں گے. میری نظر میں یہ لا انتہائی جامع مکمل ہے. اس کے لیے تمام کمیونٹی نے بڑی جدوجہد کی ہے، تمام سول سوسائٹی، جرنلسٹوں کی تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے. پی ایف یو جی کی طرف سے میں اس بل پہ میں نے بہت کام کیا ہے. میں اس کو یہ کہوں گا کہ بہت اچھی شروعات ہے جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے حوالے سے. بہت سے ہمارے مسائل، خاص طور پہ جو اٹیکس آن جرنلسٹ ہیں، ان پر قابو پایا جا سکے گا. یہ پہلی مرتبہ صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے بل لایا گیا، جس میں صحافی سے کوئی یہ سوال نہیں کر سکے گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا خبر کا سورس کیا ہے. تو یہ بل جو ہے اس کو ہم وارملی ویلکم کرتے ہیں. بعض ایلیمنٹ اس میں ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اصل میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں. اس بل میں کوئی کسی قسم کی کوئی نہ کوئی ابہام ہے، نہ کوئی لیکنا ہے. یہ بہترین بل ہے، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو منوعاً اس پہ امپلیمنٹیشن اس کی کروائی جائے. کمیشن قائم کیا جا رہا ہے، اس سے یقیناً جہاں حق رازداری حاصل ہوگا وہاں پہ کوئی صحافیوں کو کمپیل نہیں کر سکے گا کہ وہ اپنا سورس بتائیں. اور ناظرین، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پولیس کی ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے. ہماری کوشش ہے کہ اسلام آباد پولیس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ معاشرے کو ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے پولیس پر بلا جواز تنقید نہیں کرنی چاہیے. پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے، ہمارا جغرافیہ
जिन हालात की तरफ मुल्क को लेके जा रहा है, मैं समझता हूँ पुलिस की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। और जिम्मेदारी तभी निभाई जा सकती है जब इंसान पुलिस के अंदर जोश हो, जज्बा हो, लीडरशिप हो, वलवला हो, तंतना हो, दबदबा हो और वर्दी का एहतराम हो और पाकिस्तान के लिए जीने और मरने का जज्बा हो, तो मुझे यकीन है कि बेहतर नताइज निकलते हैं। वहाँ पर मैं अपने पेशावर के लोगों का और अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मशकूर हूँ कि इन चोरों को उन्होंने आईना दिखाया कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान के बगैर नहीं निकलेंगे इंशाअल्लाह। और उन्होंने परसों ये दिखाया, करके दिखाया है। मैं इनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, कहते हैं कि ये सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है। ये सेलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, 22 साल जद्दोजहद इस वज़ीर आज़म ने की है। ये जो नौजवान बेटे हैं, ये उस वक्त छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। आज जो नौजवान है, उन्होंने उसको उठाया है और उन्होंने उसको वज़ीर आज़म बनाया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और बिलावल भुट्टो जरदारी, हम पुख्तून लोग हैं, हमारी रिवायत है कि आपकी ज़ात आपके बाप की तरफ जाती है, माँ की तरफ नहीं जाती। तो आप जरदारी के बेटे हो, तुम भुट्टो के जानशीन नहीं बन सकते। तुम जरदारी के बेटे हो और उस चोर जरदारी के बेटे हो जो सिनेमा में टिकट ब्लैक पे फरोख्त करता था। आए उसे एहतिसाब कर ले, उनसे पूछ ले। तुम पेशावर में आके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर तनकीद करते हो, अपने लोगों से पूछो। तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर पे तनकीद करते हो, वो एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म है और वो ऐसा इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, तुम लोगों में तो जुर्रत नहीं है, तुम तो डू मोर के लोग हो। उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, मैं अमेरिका की कोई बात नहीं मानूंगा, मैं अपने लोगों को प्रमोट करूंगा, अपने लोगों से पूछ के काम करूंगा। और तुम आते हो कि तुम सेलेक्टेड हो। सेलेक्टेड तो तुम हो कि तुम लोगों ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अंगूठी पकड़ के तुम यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हो। और फिर तो तुम्हारे पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिसमें बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, वो तुम जैसे जलील आदमी के पीछे खड़े हैं। तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात करते हो, कहते हैं सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड तो तुम लोग हो ना, इंतहाई अजीब सी किरदार के लोग हो तुम। मुझे मजबूर ना करो कि मैं अपना लहजा तब्दील करूं। जब आते हो खैबर पख्तूनख्वा में तो मुंह संभाल के बात करोगे तुम लोग। या खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन है। अगर ये मुतमईन ना होते तो अगर 2018 के इलेक्शन 2013 से 2018 तक खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 अक्सरियत से खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। तो ये तो लोगों ने आपसे मोहब्बत की है। एहतसाब करेंगे तो ये अवाम और लोग करेंगे। जब हम 2023 के इलेक्शन में जाएंगे तो तब पता चलेगा। अगर हमने परफॉर्म किया है, अगर हमने अपने लोगों के लिए कुछ काम किए हैं, तो ये लोग दोबारा हमें इलेक्ट करवा देंगे। अगर नहीं किया तो हमारा भी वही हाल होगा जो एनपी और जेयूआई का इस सूबे में हुआ था। लेकिन इंशाअल्लाह इस तरह नहीं होगा। जिस तरह आज 3.5 साल गुजरने के बावजूद आज जो पंडाल में मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान यहाँ पर मौजूद है, तो इससे पता चलता है कि इंशाअल्लाह 2023 का इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और कप्तान इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा इंशाअल्लाह। फिर कहते हैं कि IMF के साथ उन्होंने डील की। ये IMF के साथ डील किसने की थी? ये तो आप लोगों ने की है। अपने बाप से पूछो, अपने पार्टी से पूछो, ये तो तुम लोगों ने की है। हम तो मजबूरन कर रहे हैं। मुल्क डिफॉल्ट हो के आप लोगों ने छोड़ा था कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, तो डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। आप लोगों की नालायकी और आप लोगों की वजह से ये चीजें हम कर रहे हैं। वरना प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पहले कहा था कि मैं IMF के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मजबूरन हम जा रहे हैं। आप लोगों की करतूतों की वजह से जा रहे हैं, आप लोगों की पॉलिसियों की वजह से जा रहे हैं। फिर कहते हैं महंगाई हो रही है, हम प्राइम मिनिस्टर को भागने नहीं देंगे। सुनो जरदारी के बेटे, सुनो, ये सारे नेशनल मीडिया पे सारे पाकिस्तानी मुझे सुन रहे, सुनो,
न इमरान खान भागने वालों में से है, न तुम्हें हम भागने देंगे इस मुल्क से। इधर ही हम तुम्हारा एहतिसाब करेंगे। जिस तरह एक भागा हुआ है दवाई लेने की खातिर, अभी तक वो नहीं आ सका, न वो आएगा। जब तक इमरान खान इक़्तिदार में होगा, ये चोर यहाँ पर हुकूमत नहीं कर सकते, ये नहीं आ सकते। इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया है, और ये इमरान खान की सूरत में अब पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह जो कर्जे उन्होंने लिए 30,000 अरब कर्जा, 21,000 तकरीबन कोई 21 अरब डॉलर जो है वो सूद के जिम्मे में किस्तों में हमने अदा किए, इस हुकूमत ने अदा किए। ये तो तुम्हारा गंद है, हम साफ कर रहे हैं। इमरान खान आपके गंद को साफ कर रहा है। ये तो इमरान खान की, आप दुआ करें कि इमरान खान की हुकूमत आई और ये मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। और आज 21 अरब डॉलर अगर उन्होंने किस्तों में अदा किए तो तुम्हारी करतूत थी। 21 बिलियन डॉलर से तो पूरा मुल्क इस तरीके से उठ सकता था। यहाँ पर तालीमी निज़ाम, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जो आज महंगाई का ये लोग रोना रो रहे हैं, ये तो उनकी वजह से है। अगर आप ये कर्जे न लेते तो आज इस मुल्क में न महंगाई होती, न इस तरह के हालात होते। ये तो आपकी करतूत है। फिर आके यहाँ पर कहते हो, उनके साथ जी सिंध का वज़ीर आला आया था। जब उनके आप गोदामों में जाए तो गंदम की बोरियों में से वहाँ पे मिट्टी निकलती है, वहाँ पर चूहे निकलते हैं, वहाँ पर वो करोड़ों अरबों रुपए मच्छरदानी खरीदते हैं। वहाँ पर आप जाए, टर्की हालात देख ले, वहाँ पर लोगों के लिए पानी, साफ पानी अवेलेबल नहीं है पीने के लिए। आप जाए अंदरून सिंध, कराची का बेड़ा गर्क, उनके कटारा बसेस देख ले। मैंने इनसे कहा शर्म करो, पिशावर में आओ, BRT में बैठ के सफर करो ताकि तुम्हें पता चले कि लोग किस तरह डेवलपमेंट के काम कराते हैं। ये बेशरम लोग हैं। और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के लोग और पाकिस्तान के लोग अब इनके नारों में नहीं आएंगे। और अब इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन 17 अजला में हो रहा है, और इसके बाद फिर यहाँ पर होगा जो बाकी 17 डिस्ट्रिक्ट है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है और अपने कौम पे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह जिस तरह 2018 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है, इंशाअल्लाह इस बल्दियाती इंतखाबात में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये जो बेरोजगारों का टोला है PDM, ये इनसे इसलिए भाग गया था कि उसको पता है कि ये सारे फेल है, ये सारे बेरोजगार है, और ये भी उसके साथ बेरोजगार बैठा हुआ है। जब भी पाकिस्तान की बात आती है ये मुखालिफत करते हैं। 2-3 दफा मैंने इनको सुना है। ये पाकिस्तान की मुखालिफ लोग हैं, ये सिर्फ हुक्मरानी के लिए यहाँ आना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ये हमारी रियाया है, ये पाकिस्तानी वही पुरानी कौम नहीं है। ये आप इमरान खान ने उनको जो कुछ सिखाया है, उन्होंने इमरान खान ने अपने यूथ को जिस तरह जगाया है कि ये अपना हक किस तरह आप छीनोगे, अपने हक के बारे में किस तरह आप बात करोगे, ये इमरान खान ने अपने कौम को सिखाया है। वरना ये तो इस तरह कौम को लूटते रहते अगर इमरान खान ये ना बताता, अगर इमरान खान ना आता। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे इमरान खान जैसा लीडर मिला है इस मुल्क को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान तरक्की के ट्रैक पे है। डिफ़ॉल्ट होने से हम बच गए हैं, और इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। और ये जो महंगाई का लहर है, ये इंशाअल्लाह इसका जोर टूट जाएगा। आज मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, और इसी हवाले से मीटिंग है। एहसास प्रोग्राम के थ्रू इंशाअल्लाह हम आपको राशन कार्ड देने वाले हैं, जिससे गरीब आदमी मुस्तफीद हो सकेगा और उसको ज़रूर रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह। आज ही उसमें मीटिंग है। ज़बरदस्त पुख्तू की वो सो खबर सरोकम सड़ी कारकड़ पर बकवास कवर आगले वाबल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बडग्राम में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करने वाले इक़्तिदार में नहीं आ सकते। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन हैं। 2013 के इंतखाबात में भी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, और 2018 में भी 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, और 2023 में भी इंशाअल्लाह इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही अवाम का मैंडेट मिलेगा। मुल्क को तबाह करने वाले इक़्तिदार में नहीं आ सकते। सिंध में गंदम की बोरियों से मिट्टी निकलती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बडग्राम में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन के ट्वीट की, जिसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का EVM और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग के उमूर पर टेक्निकल कमेटियां बनाने का फैसला इंतहाई अहसन है। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि पार्लिमान के फैसले तमाम इदारों के लिए मुकद्दम हैं। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन मामलात पर इलेक्शन कमीशन से हर मुमकिन ताअवुन करेगी। कौमी सलामती के मशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ ने मॉस्को में रूस की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रोशेव से मुलाकात की है। पाक रूस ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत हुई। मुशीर कौमी सलामती की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे, इक़्तिसादी, दिफा और साइबर सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। फिर कैन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया और अफगानिस्तान में देरपाम के क़याम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का आज़म किया। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने अफगानिस्तान से मुतालिक OIC वज़राए खारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास के हवाले से रुकन मुल्कों के मिशन हेड्स को ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से 17 दिसंबर को इस इजलास की मेज़बानी की पेशकश की है। गैर मामूली इजलास का मकसद अफगानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल को हल करना है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया पूरे खित्ते पर असरात मुरतब करेगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास 17 दिसंबर को तलब कर लिया है। पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम के गैर मामूली इजलास में अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर करने, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, मुमकिन इंसानी बहरान से निपटने और इक़दामात का जायजा लेने के लिए इजलास की मेज़बानी की पेशकश की है। जी हाँ, इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ीशान भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ज़ीशान, इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, ये जो इजलास बुलाया गया है इस्लामी ताउन तंजीम का खसूसी इजलास जो है, इसके पाकिस्तान ने पेशकश किया है कि पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा और पाकिस्तान माजी की तरह अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। इस इजलास से कबल भी पाकिस्तान ने पिछले महीने भी एक ट्राइका प्लस इजलास हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया था, जिसमें चीन, रूस और अमेरिका ने शिरकत की थी। इसके अलावा वज़ीर खारजा ने भी अफगानिस्तान का दौरा किया था, जबकि अबूरी हुकूमत है तालिबान की, उसका वक्त पाकिस्तान आया था। और अब ये जो इजलास 17 दिसंबर को होना है, पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी की पेशकश की और इस इजलास का मकसद ये है कि जो हित्ता है और जो आलमी दुनिया है उसको अफगानिस्तान में अगर जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, बिलखसूस इंसानी बहरान की अगर बात की जाए, जो खदशा है कि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है और जो ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े उनको राशन, अद्वियात और रिहाइश के जो मसाइल दरपेश आ सकते हैं उसका जायज़ा लेना है और इसके अलावा जो इससे हित्ते में असरात पैदा हो सकते हैं उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। ताहम पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर आलमी जो बरादरी है उसको ये कहा गया है कि इस इजलास का इनेकाद जो है वो पाकिस्तान में किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है माजी की तरह अपना किरदार जो है अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए वो जारी रखे। जी, अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल दरपेश चैलेंजेस का जायजा लेने के लिए इजलास तलब किया गया है। ज़ीशान भट्टी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने गवर्नर हाउस कोयटा में मुलाकात की है। इस दौरान मुल्क में सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने गवर्नर बलोचिस्तान को पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात के दौरान DS रेलवे अली मोहम्मद आफरीदी, DG ऑपरेशंस इमरान हयात और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बरतानिया से अपने ट्वीट में कहा है कि लंदन में बरतानवी अपोजिशन लीडर कियर स्टार्मर और शेडो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खारजा उमूर MP डेविड लेमी से मुलाकात में अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत हुई है। इसी हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिल वक्त नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदिल फरत ने लाहौर में मुलाकात की। सरदार उस्मान बुज़दार ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के चीफ को बताया कि पंजाब इकनॉमिक जोन और वज़ीर आला सरमाकारी सहूलत सेंटर बनाने के अलावा लेबर क़वानीन में आसानियाँ पैदा की जा रही हैं, जिससे सरमाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना के दौरान ताजिर बरादरी को अरबों रुपए का टैक्स रिलीफ देने जैसे इकदाम किए गए हैं। चीफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने कहा कि पाकिस्तान पंजाब में सरमायाकारी दोस्त माहौल है और उनका इदारा इस सहूलत से फ़ायदा उठाएगा। नाज़रीन, मुआविन खुसूसी सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि BRT पेशावर मंसूबे के बारे में बहुत प्रोपेगेंडा किया गया।
बुरा भला बोला गया और लिखा गया, ताहम मंसूबे पर आलमी मयार की गवाही ही आ गई है। समाजी वेबसाइट ट्विटर पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि BRT पेशावर के लिए एजाजी तस्करे ने बहुत सौ को शर्मिंदगी से दो चार किया है। उन्होंने कहा कि ट्रांस पेशावर की तमाम टीम और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे, तालिबान अफवाज और ईरान की सरहदी फौज के दरमियान अफगानिस्तान के सूबे निमरोज में झड़पें हुई हैं। अफगान हुकूमत के नायब तर्जमान बिलाल करीमी ने कहा है कि झड़पें खत्म हो चुकी हैं और इनमें कोई शख्स हलाक या जख्मी नहीं हुआ है। मुकामी अफराद का कहना है कि गुज़श्ता रोज दोपहर को शुरू होने वाली झड़पें कई घंटे जारी रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मौशी बदहाली की वजह से अफगानिस्तान की GDP 20% कमी के साथ $16 अरब हो जाएगी। बढ़ती गुर्बत और तबाहाल इक़्तिसादियात की वजह से अफगानिस्तान को नए बहरान का सामना है। तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान के एहसास मुंजमद करने के इक़दाम ने इन मसाइल को मजीद पेचीदा कर दिया है। आलमी इदारों की जानिब से अफगान अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सुबह हिलमंद में UNHCR की जानिब से 224 मुस्तहिक़ खानदानों में नकद रकूम तकसीम की गई। रूस की जानिब से 36 मैट्रिक टन इमदादी अशिया की दूसरी खेप काबुल पहुँच गई। सऊदी अरब ने भी काबुल में कांसल खाना खोलने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी से मुताल्लिक़ कमेटी का इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडेंशियल कमेटी में रूस, चीन, अमरीका समेत 9 ममालिक शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक कमेटी ये तय करेगी कि अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान का मुस्तकिल मंदूब कौन होगा। इस कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए जनरल असम्बली के इजलास में पेश की जाएंगी। तालिबान की जानिब से बुरी हुकूमत के क़याम के बाद अशरफ गनी दौर के गुलाम इसहाक ज़ई की जगह सुहेल शाहीन को मुस्तकिल मंदूब नामजद किया गया है। अफगानिस्तान के बारे में अमरीका के नुमाइंदा खसूसी टॉम वेस्ट ने अफगान बुरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपने वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अपने ट्वीट में नुमाइंदा खसूसी ने कहा कि तालिबान हुकूमत हमारे गहरे खदशात से बखूबी आगाह है। और अभी आपको बताएंगे, वजीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़रूख हबीब ने अपने ट्वीट में कहा है कि नवंबर 2021 में एक माह में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बरामदात $2 अरब 90 करोड़ रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि गुज़श्ता साल नवंबर से 34% और 2018 नवंबर से 47% ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि रवा माली साल के पहले 5 माह में कुल $12 अरब से ज्यादा की बरामदात हो चुकी हैं, जो 2018 के पहले 5 माह से 37% ज्यादा हैं। नाज़रीन, आज दुनिया भर में गुलामी के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए एहतमाम ये दिन मनाने का मकसद इंसानी स्मगलिंग, बच्चियों की जबरी शादी, चाइल्ड लेबर और जिनसी इस्तेहसाल जैसे संगीन जराइम का खात्मा और गरीबों, नस्ली ग्रुपों, अक़लियतों और तारीक वतन नादार ख़वातीन के साथ नारवा सलूक के खिलाफ इजहार हमदर्दी करना है। और कश्मीर की सूरत हाल की बात करते हुए आपको बताएंगे, मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजीद 2 नौजवान भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हो गए। काबिज फौज ने नौजवानों को जिला पुलवामा के इलाके कस्बा यार में शहीद किया। KMS के मुताबिक भारतीय फौज के हाथों नवंबर में 20 कश्मीरियों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि पुरअमन मुजाहिरीन और सोगवारान पर फायरिंग, पैलेट गन्स और आंसू गैस में ताकत के वहशाना इस्तेमाल से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि भारत में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन मनसूख करने के बिल की मंजूरी के बाद सदर रामनाथ कोविंद ने भी इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन किसान अब भी दारुल हुकूमत दिल्ली की सरहदों पर धरना दिए बैठे हैं। भारतीय किसान सभा ने एक बयान में कहा कि उनके मज़ीद मुतालबात पूरे होने तक किसान तहरीक जारी रहेगी, जिनमें शहीद किसानों के खानदानों को मुआवजे की अदायगी, तहरीक से मुतालिक सभी मुकदमात की वापसी और अजनास की कम अज़ कम इमदादी कीमत का कानून बनाने पर तबादले ख्याल की तहरीरी गारंटी दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में खिदमात की अंजामदही के दौरान पाक फ़ौज के हवालदार मोहम्मद शफीक शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हवालदार शफीक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में खिदमात के दौरान शहीद हुए। शहीद को उनके आबाई इलाके मियाँ चुन्नू में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपर्द-ए-खाक कर दिया गया है। इससे कबल नमाज जनाजा में शहीद के अजीज़ व अकारिब समेत लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। हवालदार शफीक फरवरी 2021 में अमन मिशन में शामिल हुए। ISPR के मुताबिक अब तक 162 एहलकार अमन मिशन में खिदमात के दौरान शहीद हो चुके हैं। और दुबई हुकूमत का बड़ा ऐलान, UAE के कौमी दिन के मौके पर आज एक्सपो में सयाहों का टिकट के बगैर मुफ्त दाखिला होगा। जी हाँ, कौमी दिन के मौके पर एक्सपो में सयाहों के लिए खुसूसी आतिशबाजी का एहतमाम किया गया है। एक्सपो सेंटर को कौमी दिन की मुनासबत से खुसूसी तौर पर सजाया गया है।
وهي تعمل بانتظام ويمكنك طلب المزيد من اور موسم کی بدلتی رتوں کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم بدستور خشک اور سرد رہے گا، تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائے جانے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں اسکردو -7، لے -5، گوپس بابوسر -4، گلگت استور کالام قلات -3، ہنزا اننت ناگ سری نگر -2، دیر راولاکوٹ -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔